गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का वीडियो मैं शेयर्स के बारे में फिर इंक्रीज करूंगी आप लोगों की नॉलेज। अभी रिसेंटली कुछ बच्चे मेरे बेटे के क्लासमेट्स आए थे यहाँ शिमला में, और उनकी सारों की प्लेसमेंट्स जो हैं वो हुई हैं फिनटेक कंपनीज़ में। तो मुझे लगा कि भाई ये उनके लिए ये एक स्पेशल सीरीज़ रहेगी, जहाँ पर जो मेरे को नॉलेज है मैं वो अपनी नॉलेज जो है उनको आगे डिसेमिनेट करूँगा, ताकि कि वो जो है इस नॉलेज को अपनी जॉब्स में यूज़ कर सकें और आगे अच्छे से अच्छा वहाँ पर परफॉर्म कर सकें। सो वी विल गेट स्टार्टेड विद द न्यू कंसेप्ट्स एंड बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ इसकी स्टडी करने के लिए मैंने एक दोबारा से अपना लिया है, जो हम एक शेयर कर चुके हुए हैं पहले अपने सीरीज में, वो है तिरुमलाई केमिकल्स। और अगर हमने तिरुमलाई केमिकल्स को लेना है तो एक हम उसके रिजल्ट्स जो है आपके क्या क्या होता है नॉर्मली जो हमारे को देखना चाहिए वो देखना चाहिए। आप जो अभी सामने मैंने एक रखा है कि इसके फुल ईयर के रिजल्ट्स होने चाहिए हमारे पास, और एक लास्ट क्वार्टर के रिजल्ट्स होने चाहिए, और एक टीटीएम। टीटीएम का मतलब होता है ट्रेलिंग 12 मंथ्स की ईपीएस होनी चाहिए, और नेट प्रॉफिट की वेरिएंस होनी चाहिए, और इसके अलावा जो है इसका मार्केट डाटा होना चाहिए। मार्केट डाटा का मतलब हो गया कि भाई इसकी प्राइस 52 वीक्स हाई लो और एक पर्टिकुलर डेट में क्या होनी चाहिए, और तीसरा जो है इसका प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो क्या होना चाहिए। तो इन चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए अगर हम तिरुमलाई केमिकल्स में चलते हैं तो आप ये देखो कि भाई तिरुमलाई केमिकल्स में सबसे पहले हम ये देखेंगे कि भाई ये हम इसका 03/22 यानी कि मार्च 22 के इसके रिजल्ट्स हैं। मार्च 22 के इसके रिजल्ट सबसे पहले हम कंपेयर करेंगे, और उसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि ये इक्विटी, इसमें इक्विटी 10.24। इक्विटी का मतलब होता है कि भाई इसके जो शेयर्स हैं वो शेयर्स हैं 10.24 करोड़ शेयर्स हैं, और शेयर्स की जो फेस वैल्यू है वो क्या है 1 है। तो इसके टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हो गए 10 करोड़, और एक वैल्यू शेयर की वैल्यू हो गई 1 रुपया। और इसमें आगे जो हो जाता है इसका नेक्स्ट क्या है, बुक वैल्यू है इसकी 116.3 रुपए। तो बुक वैल्यू क्या चीज होती है, ये क्या चीजें होती है, ये मैं साथ साथ आपको एक्सप्लेन करता जाता हूँ, और ताकि कि आपको ये पता लग रहे कि भाई ये सारी चीजें जो भी हमारे पैरामीटर्स होते हैं वो यू शुड बी अवेयर कि व्हाट आर ऑल द पैरामीटर्स। सो वी बुक वैल्यू इसकी 116.3 है। फिर इसके बाद RONV आ जाता है, रिटर्न ऑन नेटवर्थ। रिटर्न ऑन नेटवर्थ इसकी कंपनी की है 29.8%। तो 29.8 अब अभी एक्सप्लेन करेंगे कि RONV क्या होता है। फिर उसके बाद हमारे पास इसके सेल्स फिगर्स आ जाते हैं। सेल्स फिगर्स हैं 1998 करोड़ फॉर द इंटायर ईयर। और इसके बाद हमारे पास आ जाता है सेल्स वेरिएंस। सेल्स वेरिएंस क्या होती है, सेल्स वेरिएंस परसेंटेज, ये भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि ये सेल्स वेरिएंस परसेंटेज है 84%। फिर इसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन OPM परसेंटेज। OPM परसेंटेज क्या होती है, इसकी दी गई है 22.1%, और इसकी क्या सिग्निफिकेंस है। और इसके बाद नेक्स्ट इसमें दिया गया है कि भाई इसका नेट प्रॉफिट क्या होता है। नेट प्रॉफिट इसका दिखाया गया है 281 करोड़। 281 करोड़ दिखाया गया है नेट प्रॉफिट, और नेट प्रॉफिट के बाद इसके बाद नेट प्रॉफिट वेरिएंस दिखाई गई है 139%। सिमिलरली इसके बाद जो है आपका जो वो है वो दिखाया गया है कि डिविडेंड परसेंट कितना है। डिविडेंड परसेंट है 250%। और नेक्स्ट हमारे पास जो आ जाता है वो है CPS, कैश पर शेयर। तो कैश पर शेयर हमारे पास ये दिखाया गया है 33 रुपीज, और लास्ट में इसमें दिखाया गया है अर्निंग्स पर शेयर EPS, ये है 27.5। फिर इसके बाद ये तो हमारे पास हो गया फुल ईयर का। फुल ईयर के बाद हमने नेक्स्ट जो देखना है वो देखना है हमने इसके लास्ट क्वार्टर्स। लास्ट क्वार्टर का इसमें दिखाया गया है कि इसकी जो सेल्स है वो है 572 करोड़, और इसके बाद सेल्स वेरिएंस जो है वो है 20%।
और देन ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पर है 10.6%। फिर नेट प्रॉफिट जो है वो है हमारा 34.3 करोड़ और नेट प्रॉफिट वेरिएंस है -32%। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट कॉलम में हम ले लेते हैं, वो ले लेते हैं इसके TTM, ट्रेलिंग 12 मंथ्स। ट्रेलिंग 12 मंथ्स हो गए, वो हो गए इसके सितंबर 22 के जो है इसमें रिजल्ट्स आएंगे। 2209 हमने जो है इसके रिजल्ट्स जो कंपेयर करने हैं वो करने हैं, उसमें हमारे पास ईपीएस आ गई, वो आ गई 25.4 और नेट प्रॉफिट वेरिएंस आ गई इसमें 10%। और नेक्स्ट इसमें कॉलम लेते हैं हम, वो है मार्केट डाटा। मार्केट डाटा हमने लेना है। मार्केट डाटा में इसका करंट प्राइस जो है एज ऑन 2/1/2023 वो है 200 रुपये। और इसके अलावा जो दो चीजें और हैं वो है 52 वीक्स हाई। 52 वीक्स हाई इसका था 319 रुपये और इसका जो है 52 वीक्स लो था 187 रुपीज और इसकी प्राइस टू अर्निंग रेशियो थी 7.9%। अब ये सारी चीजें पैरामीटर्स तो हमने पहले सारे इसके देख लिए। अब इन पैरामीटर्स का क्या सिग्निफिकेंस है और इन टर्म्स को हम कैसे डिफाइन करते हैं और क्या चीजें ये हमारे को सिग्निफाई करती हैं, मैं आपको आगे चल के एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। अब सबसे पहले मैंने जो आपको बताया था वो बताया था इक्विटी। इक्विटी इसकी हमारे पास 10 करोड़ की इक्विटी है और अगर इसका शेयर फेस वैल्यू है इसकी 1 रुपए की, तो इसके नंबर ऑफ जो शेयर्स है वो है 10 करोड़। तो कभी भी हमारे को अगर इसकी कोई भी चीज हमारे को कैलकुलेट करनी होती है, जैसे कैश अर्निंग्स पर शेयर या और ईपीएस अर्निंग्स पर शेयर, तो हम एक प्रॉफिट लेते हैं, जितना हमारे पास नेट प्रॉफिट आता है उस नेट प्रॉफिट को हम नंबर ऑफ शेयर से अगर डिवाइड कर देते हैं, जैसे इसका 39 करोड़ का हमारे पास प्रॉफिट है, 39 करोड़ डिवाइडेड बाय 10, तो 10 करोड़, तो हमारे पास आ जाएगा 3.9 इसका जो है अर्निंग्स पर शेयर। तो रुपीज 3.9 यानी कि इस क्वार्टर में जो है इसकी अर्निंग्स जो हुई हैं वो हुई है 3.90 रुपए इस क्वार्टर की एक शेयर पर। तो इससे हमारे को पता लगता है कि भाई जो इसकी जो है इसकी अर्निंग्स पर शेयर हम इस पर डिराइव करते हैं और अर्निंग्स पर शेयर से ही जो है बहुत ज्यादा सारी चीजें उस पर डिपेंडेंट रहती हैं। और आपको ये पता होना चाहिए कि भी अगर शेयर की फेस वैल्यू अगर इसकी 10 होती तो उस वक्त इसमें जो हमने दिखाया हुआ है इक्विटी इसकी 10 करोड़, तो 10 करोड़ की जगह इसकी जो इक्विटी हो जानी चाहिए हो जानी थी 1 करोड़ रुपया। तो 1 करोड़ रुपए पर अगर 39 करोड़ का प्रॉफिट होता तो हमारे पास उस वक्त जो है ईपीएस जो है वो आनी चाहिए थी 39 रुपीज पर शेयर। तो आपको ये ध्यान रखना है कि भाई कभी भी जो है इक्विटी देखनी है तो उसकी फेस वैल्यू जरूर देखनी है, फेस वैल्यू से इसको डिवाइड कर देना है। तो जनरली क्या होता है, जो शेयर्स हो जाते हैं उनकी फेस वैल्यू होती है किसी की 10, किसी की 5, किसी की 2, किसी की 1। तो उसी से उसको कोरिलेट करना है कि अगर उसकी फेस वैल्यू 5 है तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने होंगे और नंबर ऑफ शेयर्स हमारे पास उस पर अराइव एट करना होता है। सेकंड होता है प्रोमोटर स्टेक। तो प्रोमोटर स्टेक जो है वो इसमें दिखाया गया है आपका कि भाई प्रोमोटर स्टेक अप्रोक्सीमेटली 47% है। प्रोमोटर स्टेक से पता लगता है कि भाई इसमें जो प्रोमोटर्स की है वो होल्डिंग कितनी है। जितनी ज्यादा प्रोमोटर्स की होल्डिंग होगी तो उतना ही ये सेफ कंपनी मानी जाएगी। तो जो प्रमोटर अगर 72% की इनकी होल्डिंग है, दैट मीन्स वो मैक्सिमम जो है कोशिश करेंगे कि उनकी कंपनी चलती रहे, क्योंकि दे आर द शेयर होल्डर्स टू द एक्सटेंट ऑफ 72%। अगर डिविडेंड भी मिलेगा तो 72% डिविडेंड तो प्रमोटर्स को ही जाएगा, तो और बैलेंस जो है पब्लिक को जाएगा। नॉर्मली क्या होता है कि इसमें आपकी जो भी स्टेक होता है, अगर 100% स्टेक है तो 100% में से कुछ परसेंटेज प्रोमोटर्स का होता है, कुछ स्टेक जो हो जाता है वो फॉरेन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का हो जाता है, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं FIIs। और तीसरा स्टेक होता है डोमेस्टिक DIIs, इंस्टीट्यूशंस का होता है, जैसे LIC हो गया, म्यूचुअल फंड्स हो गए, तो ये डोमेस्टिक।
और तीसरा जो हो जाता है वो हो जाता है पब्लिक के पास। तो पब्लिक के पास जो हो जाता है वो एक पर्टिकुलर परसेंटेज रहती है शेयर्स की। तो ये ब्रॉडली एक डिवीजन होती है जो हमारे पास है, शेयर जो है किस किस किन किन लोगों पर डिवाइड होता है। फिर जो नेक्स्ट एस्पेक्ट है वो हम डिस्कस करते हैं बुक वैल्यू। बुक वैल्यू क्या होती है? तो बुक वैल्यू आपकी होती है जो हमारे पास जितनी इक्विटी होती है, और इक्विटी हो जाती है इसमें 10 करोड़ की इक्विटी है, और इसमें रिजर्व्स हैं इसके। तो रिजर्व्स हैं हमारे पास इसके 1800 करोड़ रुपए के। तो आपको जो है इसमें देखना है कि भाई रिजर्व्स में आपके पास, इसके लिए इससे पहले मैं आपको ले चलता हूं कि इसको दिखाता हूं कि रिजर्व्स कितने हैं इसके। इन रेशियोज को आगे थोड़ा बढ़ने से पहले कुछ हमारे को बैलेंस शीट पर भी इसकी नज़र डालनी पड़ती है हर एक कंपनी की। तो तिरुमलाई केमिकल्स की ये बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट का मतलब होता है एक साइड हमारे सारी जो है वो लायबिलिटीज़ होती हैं, और दूसरी साइड होती है एसेट। तो एसेट्स और लायबिलिटीज़ का जो है वो दोनों का मेल हो जाता है, वो बैलेंस किया जाता है। तो इसमें आप देखोगे कि भाई 1861 जो है करोड़ का फिगर है वो है इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ कंबाइंड टुगेदर, और दूसरी साइड सेम फिगर होगा 1861 का, वो होगा आपके एसेट्स का। तो एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ का जो दोनों का एक स्टेटमेंट बनती है, उस स्टेटमेंट को कहा जाता है बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट की अब हम थोड़े से उसमें चलते हैं कि बैलेंस शीट में जनरली क्या क्या होता है, और इन बैलेंस शीट में इन फिगर्स का क्या मायने होता है। सबसे पहले आप देखो कि भाई बैलेंस शीट में होता है शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल मैंने आपको बताया कि भाई वो इसका तिरुमलाई केमिकल्स का 10 करोड़ है। सेकंड इसका एस्पेक्ट आ जाता है रिजर्व्स। तो ये रिजर्व्स हैं इसके 1076 करोड़ रुपए के एज ऑन मार्च 22। तो रिजर्व्स क्या होते हैं? रिजर्व्स होते हैं जैसे हमने हर साल एक प्रॉफिट बनाते है कंपनी, और प्रॉफिट बनाती है, उसके बाद उसमें से कुछ पार्ट जो है वो बाय वे ऑफ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। तो बैलेंस जो रिमेनिंग पार्ट हो जाता है वो आपको जो है कुछ अपने रेनी डे के लिए रिजर्व कर लेती है कि कल कुछ हर्ज-मर्ज हो जाए तो भाई हम इन रिजर्व से वापस पैसा खींच सकें। तो ये रिजर्व जो है ये आहिस्ता आहिस्ता ओवर द ईयर्स बढ़ते जाते हैं। तो आप देखोगे कि भाई इसके जो रिजर्व्स हैं वो है 1074 करोड़। अब हर एक कंपनी की अलग अलग पॉलिसी होती है। कई कंपनियां होती हैं जो जितने भी हमारे पास वो आपका जितना भी अर्निंग्स होती है वो डिस्ट्रीब्यूट कर देती हैं, तो उनके रिजर्व्स फिर बड़े कम हो जाते हैं। तो जहाँ डिस्ट्रीब्यूट कर देती है तो वहाँ पर क्या होता है कि भाई उसका डिविडेंड पे आउट रेशियो बहुत अच्छा हो जाता है। तो डिविडेंड पे आउट रेशियो अगर बहुत अच्छा हो जाता है, डिविडेंड सारा का सारा इसमें डिविडेंड दे देते हैं और रिजर्व बड़े कम रखते हैं, उस सूरत में जो है वो कंपनी मानी जाती है कि भाई वो इन्वेस्टर फ्रेंडली है। फॉर एग्जांपल हिंदुस्तान लीवर है, तो ये इनकी जो है आपकी बहुत वैल्यूएशंस की मानी जाती हैं। अब देखा जाए तो तिरुमलाई केमिकल्स की वैल्यूएशन है, प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो है 8। वेराज अगर आप हिंदुस्तान लीवर या कोई और कंपनियां देखोगे तो इनकी जो है प्राइस टू अर्निंग रेशियो है 50। अगर सेम प्राइस टू अर्निंग्स इसकी रेशियो वो 7 की जगह 50 हो जाती तो आप ये मान के चलो कि भाई जो इसका शेयर है वो आपका वैल्यू इस वक्त अगर 200 है तो 200 को 7 टाइम्स और बढ़ जाता, तो 200 7 टाइम्स और बढ़ जाता है, यानी कि ये हो जाना था आपका 1400 रुपये। तो ये जो कुछ पॉलिसीज़ होती हैं वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम डिटर्मिन करती हैं कि भाई आपकी जो है कैसा ये मैनेजमेंट है, कैसा शेयर है, और उसका डिविडेंड पे आउट रेशियो कैसा है, और फ्यूचर कैसा है। ये सारे फैक्टर्स जो है वो उसकी जो है प्रेजेंट शेयर वैल्यू को डिटरमिन करते हैं। तो टोटल शेयर प्लस रिजर्व हमारा इसका आप देखोगे 1085 करोड़ है। फिर इसके बाद इसकी आ जाती है कि भाई लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। आप देखो कि लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स इसकी केवल 135 करोड़ रुपए की हैं।
अब लॉन्ग टर्म बोरोइंग जितनी ज़्यादा होंगी उतना ज़्यादा जो है इस पर इंटरेस्ट आउटगो होगा, और अगर इंटरेस्ट आउटगो ज़्यादा होगा तो ये हमारे प्रॉफिट को खा जाएगा। तो इसमें इसके लिए एक रेशियो भी लिया जाता है, वो रेशियो लिया जाता है डेट टू इक्विटी रेशियो। तो डेट इसकी जो है लॉन्ग टर्म बोरोइंग सिर्फ 135 करोड़ है, और इक्विटी इसकी है हमारे पास सिर्फ 10 करोड़ रुपए की। तो 10 करोड़ रुपए के अगेंस्ट इसने जो है 135 करोड़ रुपए की जो है बोरोइंग ली हुई है। तो आप ये मान के चलो कि जब डेट टू इक्विटी रेशियो जो हो जाता है वो जितना कम होगा उतना ही जो हमारे पास जो है वो कंपनी जो है वो अच्छी चलेगी। फिर इसके बाद आ जाता है इसमें और लायबिलिटीज़ आ जाती हैं, और जैसे लॉन्ग टर्म प्रोविजंस हैं, डेफर्ड कोई टैक्स लायबिलिटी है। टोटल इसकी जो है लायबिलिटीज़ आ गई हैं 221 करोड़ रुपए की। फिर इसके बाद नेक्स्ट इसमें आ जाता है शॉर्ट टर्म बोरोइंग। शॉर्ट टर्म बोरोइंग होती हैं, और आप जो है ट्रेड पेबल आ रहा है हमारे पास 464 करोड़। तो ट्रेड पेबल का मतलब हो गया जो भी ये अपने स्टॉक, जो भी हम अपने प्रोडक्ट बनाते हैं वो प्रोडक्ट बनाने के लिए रॉ मटेरियल लिया जाता है और उधार पर लिया जाता है। तो उधारी जो है वो इन्होंने जो चुकानी है वो है 464 करोड़ की। फिर इसी तरह से ये करंट लायबिलिटीज़ और जो है शॉर्ट टर्म प्रोविजन जो है, और टोटल करंट लायबिलिटी हमारी टोटल इनको मिलाकर आ जाती है 552 करोड़। तो 552 करोड़ जमा 221 करोड़ और जमा हमारे पास जो हो जाता है 1085 करोड़। ये तीन जो हैं ये हमारी लायबिलिटीज़ हो जाती हैं, और इन लायबिलिटीज़ का टोटल हो जाता है 1861 करोड़। अब ये तो हमारी लायबिलिटीज़ साइड हो गई। फिर हम देखेंगे इसकी जो है दूसरा पार्ट हम देखेंगे, वो देखेंगे हम अब एसेट्स पार्ट। अब मैं आपको ले चलता हूँ इसकी एसेट्स की साइड पर। एसेट्स की साइड जो बैलेंस शीट की है उसमें मार्च 22 में क्या है, सबसे पहले उसके अपने तिरुमलाई केमिकल्स के जो है टेंजिबल एसेट्स का मतलब होता है जो दिखने वाले एसेट्स होते हैं, जो आप प्लांट मशीनरी वगैरह को, इसको हम टेंजिबल एसेट्स मान के चलते हैं। तो टेंजिबल एसेट्स की जो वैल्यू है वो है 596 करोड़, और दूसरे नॉन करंट एसेट्स और इन्वेस्टमेंट्स जो हैं वो हैं 42 करोड़ और 180 करोड़ की। तो नॉन करंट एसेट्स जो हो गए 830 करोड़ रुपए के हो गए इनके। और इसके अलावा जो आ जाएगी करंट इन्वेस्टमेंट्स जो हैं वो 51 करोड़ की हैं, इन्वेंट्रीज़ हैं 241 करोड़ की। तो हमारे को ये देखना है कि इन्वेंट्रीज़ भी जो है वो क्या है कि फिनिश्ड माल है, फिनिश्ड माल जो पड़ा हुआ है, इन्वेंट्री कम से कम होनी चाहिए। तो अगर इन्वेंट्री ज़्यादा होगी तो इसका मतलब इनका ज़्यादा माल अभी बिक नहीं रहा। तो आपको इसको प्रीवियस क्वार्टर से इस क्वार्टर में हमारे पास कंपेयर करना है कि भाई इतनी ज़्यादा इन्वेंट्री काय को है। और ट्रेड रिसीवेबल इसके हैं 156 करोड़। तो हमारे को ये भी देखना है कि ट्रेड रिसीवेबल जो है वो कम से कम होने चाहिए। ट्रेड रिसीवेबल का मतलब हो जाता है इन्होंने उधार पर दिया हुआ है, और अभी इनको ये 156 करोड़ की उधारी है तो इनको वो ये वापस आनी है। तो इसमें कई बैड डेट्स भी हो सकती हैं, तो ये भी कम से कम होना चाहिए। और इसी का एक रेशियो हो जाता है, वो कहते हैं कि भाई नंबर ऑफ डेज, कितने दिन में आपकी जो है उधारी चुकती है, तो उसको एक रेशियो में गिना जाता है। उसको जाता है अपना रिसीवेबल्स नंबर ऑफ डेज। तो आप ये भी एक पैरामीटर होता है, उससे चेक किया जाता है कि इसकी कितनी जो है इसकी फाइनेंशियल एक्यूमेन है इस कंपनी की। फिर इसमें आ जाता है आपके पास कैश है जो बुक्स में है वो 549 करोड़ का है, और अदर करंट एसेट्स हैं 31 करोड़ के। तो टोटल हमारे पास इसका हो गया 1031। तो 1031 हमारे पास ये आ गया, और 830 ऊपर वाला जोड़ के ये हमारी टोटल आ जाएगी 1861 जो है ये हमारे एसेट्स होंगे। तो ये एसेट्स होंगे हमारे एज ऑन 31 मार्च 2022। तो आप इससे देखो कि भाई सबसे पहले आपको बैलेंस शीट भी पढ़नी आनी चाहिए, और बैलेंस शीट की आपकी हर एक चीज़ का पता होना चाहिए कि है क्या, बैलेंस शीट होती क्या है, और बैलेंस शीट की सिग्निफिकेंस क्या होती है। अब बुक वैल्यू हो गई हमारे पास। अब जैसे हमने देखा था कि इसके रिजर्व्स हैं,
तो रिजर्व्स हमारे पास इसके हमारे पास कितने मिले थे रिजर्व्स हमारे पास, इसके रिजर्व से 1074 करोड़। तो 1074 करोड़ के रिजर्व्स थे, तो रिजर्व्स 1074 करोड़ के जमा आपके पास 10 करोड़ की जो है इक्विटी थी, तो 1085 करोड़ रुपया हो गया। 1085 करोड़ रुपया हमने डिवाइड कर दिया अपने नंबर, इसकी जो बुक वैल्यू पर शेयर इज अराइव्ड बाय डिवाइडिंग द सम ऑफ इक्विटी एंड रिजर्व्स बाय द नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो reserves are continuously adjusted as to reflect changes on the issue of fresh shares at a premium as well as on bonus issues। फिर इसका मतलब हो गया कि भाई आपके पास जो है 1074 डिवाइडेड बाय 10, तो हमारे पास इसकी बुक वैल्यू इसकी आ गई 107 रुपये। तो 107 रुपये के करीब जो है इसकी बुक वैल्यू होगी, यानी कि जो शेयर्स और इसकी जो मार्केट वैल्यू है वो मार्केट वैल्यू है 200 रुपये। तो बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू जो है वो दो डिफरेंट एस्पेक्ट्स होते हैं, पर आपको पता होना चाहिए कि बुक वैल्यू क्या होती है। नेक्स्ट हमारे पास जो आ जाता है RONV परसेंटेज, रिटर्न ऑन नेटवर्थ। तो रिटर्न ऑन, इसमें देखो आप तिरुमलाई केमिकल्स का जो है वो प्रॉफिट है 281 करोड़। अब 281 करोड़ का प्रॉफिट है और इसमें हमने फंड्स कितने लगाए हैं, फंड्स हमने लगाए थे इसमें 10 करोड़ का इक्विटी कैपिटल है और 1074 करोड़ रुपए हमारे पास रिजर्व में पड़े हैं, तो 1085 करोड़ हो गया। तो 1085 करोड़ पे हमारे को रिटर्न कितनी मिली है, हमारे को रिटर्न मिली है 281 करोड़ की। सो ये जो है ये 281 करोड़ की रिटर्न मिली है, तो हमारे पास रिटर्न कितनी मिली है एज अ परसेंटेज 29.8% जो है हमारे को रिटर्न मिली है। तो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज RONW। नेक्स्ट हम देखते हैं कि भाई सेल्स और सेल्स वेरिएंस, व्हाट इज सेल्स एंड व्हाट इज सेल्स वेरिएंस परसेंटेज। सेल्स और सेल्स वेरिएंस परसेंटेज है आपकी तिरुमलाई केमिकल की जो है सेल्स वेरिएंस परसेंटेज जो आती है वो आ रही है आपकी 84%। 84% इसका मतलब हो गया कि भाई इसकी जो प्रीवियस ईयर की सेल्स थी उसकी जो है मार्च 21 की सेल्स वर्सेस मार्च 22 की सेल्स, देयर हैज बीन एन इंक्रीज ऑफ 84% between the two when they are compared. So this is the sales variation between the 2 years. नेक्स्ट जो टर्म हम देखते हैं वो देखते हैं हमारे पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है वो तिरुमलाई केमिकल्स का हमारे पास है 22%। सो 22%। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कैसे निकलेगा हमारे पास हम देखेंगे कि भी इसकी सेल्स कितनी हुई है। तो सेल्स कितनी हुई है वो रिलेशन होगा सेल्स टू प्रॉफिट का। तो सेल्स हमारी 1998 हुई है और हमारे पास जो है प्रॉफिट इसका जो था वो प्रॉफिट था 281 करोड़। सो 281 करोड़ डिवाइडेड बाय 1998, जो ये परसेंटेज निकलेगी वो परसेंटेज को हम बोलेंगे प्रॉफिट मार्जिन। सो प्रॉफिट मार्जिन जो है इस वक्त अप्रॉक्सीमेटली आपको लग रहा है कि ये तो प्रॉफिट मार्जिन होएगा ये 2000 पर जो हमारे पास आ रहा है 281। सो 281 डिवाइडेड बाय 2000 करोड़, तो ये जो प्रॉफिट हो जाता है नेट प्रॉफिट है ये। सो नेट प्रॉफिट, तो हमारा जो नेक्स्ट फिगर है वो हम देखेंगे कि भाई ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के लिए क्या है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन वो परसेंटेज है वो जो प्रॉफिट हो जाता है वो दैट इज अ ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय द सेल्स। तो हमारे पास अब तिरुमलाई केमिकल्स में देखेंगे तो इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है 22%। इसका मतलब ये हो गया कि भाई इसका जो है ग्रॉस जो प्रॉफिट होगा हमने नेट प्रॉफिट फिगर लिया हुआ है 281 करोड़ का, तो ग्रॉस प्रॉफिट होगा वो होगा अप्रॉक्सीमेटली 480 के करीब जो होगा वो होगा ग्रॉस प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट और ग्रॉस प्रॉफिट में क्या अंतर होता है,
नेट प्रॉफिट में हम जो है अपनी इंटरेस्ट भी उसमें कम कर देंगे, डेप्रिसिएशन भी कम कर देंगे और टैक्स भी कम कर देंगे। तो ये जो टैक्स आ जाते हैं इन अदर इनकम, इंटरेस्ट, डेप्रिसिएशन और टैक्स, जो ये चारों चीज़ें जो हैं, अगर ये हम अपने जो है नेट इंटरेस्ट नेट प्रॉफिट में हम जोड़ देंगे तो वो जो हमारे पास फिगर अराइव एट होगा वो अराइव एट होगा ग्रॉस प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो हमेशा ज़्यादा होगा नेट प्रॉफिट से। तो इस सूरत में जो है हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट कहाँ पर मिलेगा हमारे को, जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इसका देखते हैं तो उसमें हमारे पास एक फिगर होता है नेट प्रॉफिट का और एक फिगर होता है ग्रॉस प्रॉफिट का। तो और उसमें ये सेपरेट इंटरेस्ट भी दिया होता है, डेप्रिसिएशन भी दी होती है, ये सारी चीज़ें दी होती हैं। तो आपको जब इसको देखना है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को भी देखना है और तब आपको पता लगेगा कि भाई ये जो है नेट प्रॉफिट मार्जिन हम कैसे कैलकुलेट करते हैं और इस सूरत में जो है ये 22% हमारे पास जो है नेट प्रॉफिट मार्जिन कैसे आया। अब आप देखो इसमें कि हमारे जो फिगर्स हैं वो ग्रॉस प्रॉफिट के ये आ रहे हैं 395 करोड़ और प्रॉफिट एंड लॉस बिफोर इंटरेस्ट, एक्सेप्शनल आइटम्स एंड टैक्स एंड इंटरेस्ट 395 करोड़ ये आ रहे हैं अगेंस्ट 178 करोड़। तो मार्च 22 में 395 करोड़ था, अगेंस्ट दैट ऑफ मार्च 21 178 करोड़। तो ये जो डिफरेंस आ जाएगा इन दोनों के बीच में, ये हमारे पास जो है वो उसकी आपकी आ जाएगी वेरिएंस इन दी नेट इन दी ग्रॉस प्रॉफिट। जब हम कंपेयर करते हैं ग्रॉस प्रॉफिट मार्च 22 वर्सेस मार्च 21, तो 395 करोड़ था ग्रॉस प्रॉफिट एज ऑन मार्च 22 और एज ऑन मार्च 21 178 करोड़। तो इसकी जो परसेंटेज जो है वेरिएंस वो है 121%। 121% कैसे हम निकालेंगे, 395 डिवाइडेड बाय 178 तो ये आएगा 221। तो 221 में से माइनस 100% यानी कि जो बेस है वो हटा देंगे तो 121%। इसी तरह से जो नेट प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट लास्ट ईयर मार्च 22 में था 281 करोड़ वर्सेस मार्च 21 था 117 करोड़। तो इसकी जो है 281 डिवाइडेड बाय 117 इज इक्वल टू 240। तो 240 माइनस 100 इज इक्वल टू 140%। तो इस तरह से जो है ये नेट प्रॉफिट जो है वेरिएंस हम निकालेंगे। अब जो नेक्स्ट हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर है वो है आपकी ईपीएस, अर्निंग्स पर शेयर। तो आप ये देखो तिरुमलाई केमिकल्स, ये अर्निंग पर शेयर जो आ जाती है ये हम कैसे निकालते हैं। अर्निंग्स पर शेयर इसकी जो है आपके पास ये आ रही है अर्निंग्स पर शेयर ईपीएस ट्रेलिंग 12 मंथ्स। ये ट्रेलिंग 12 मंथ्स की है और ये फुल ईयर की है ईपीएस ये। तो यहाँ पर आप देखो तिरुमलाई केमिकल्स की जो है अर्निंग्स पर शेयर ये आ रही है 27.5 रुपीज़। तो एक शेयर के पीछे, यानी कि इसका मतलब है एक शेयर के पीछे इस तिरुमलाई केमिकल्स ने हमारे पास 27 रुपये की अर्निंग्स करी है और इसके अगेंस्ट इन्होंने डिविडेंड दिया है 250%, यानी कि 2.5 रुपये का डिविडेंड दिया है। तो अगर 27 रुपये की अर्निंग है, 27 रुपये 50 पैसे की अर्निंग है और 2.5 रुपये का डिविडेंड दिया है, तो 25 रुपये पर शेयर जो है ये अपने रिजर्व्स में ऐड बैक कर रहा है। तो 25 रुपये पर शेयर और अगर 10 करोड़ शेयर है तो हमारे पास 250 करोड़ रुपया जो है वो हर साल जो है वो इसमें जो इस पर्टिकुलर ईयर में जो है वो ऐड बैक हो गया है। और ये जो 250 करोड़ रुपया गया कहाँ गया है, ये गया है इसके रिजर्व्स में। तो ये रिजर्व्स में जो है इसको ये यहाँ पर गया है। अब अर्निंग्स पर शेयर का क्या मतलब होता है, अर्निंग्स पर शेयर का मतलब हो जाता है आपकी, देखो अर्निंग्स पर शेयर निकलती कैसे है। अर्निंग्स पर शेयर हमारे पास निकलती है, हमारे पास इसमें इसका क्या आया नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट आया हमारे पास 281 करोड़।
तो 281 करोड़ डिवाइडेड बाय हमारे पास 10 करोड़ शेयर थे, तो 1 शेयर के पीछे इसकी 28 रुपए की अर्निंग्स है अप्रोक्सीमेटली। तो यानी कि उसी को थोड़ा एडजस्टमेंट करके 27.5 किया जाती है। तो दिस फिगर डिवाइडेड बाय द इक्विटी विल बी दिस फिगर divided by this figure, the result will be 27.5। तो ये जो हमारे पास अर्निंग पर शेयर आ जाती है, और अर्निंग पर शेयर आ जाती है, फिर अर्निंग पर शेयर को क्या करते हैं, आप अर्निंग पर शेयर आएगी, वो अर्निंग पर शेयर को हम उसकी जो है मार्केट वैल्यू जो जाती है, मार्केट वैल्यू से अगर डिवाइड करते हैं, यानी कि ये 200 रुपीज जो है, 200 रुपीज इसकी मार्केट वैल्यू है, 200 रुपीज को अगर हम डिवाइड कर देंगे 27.5 से, तो इसकी जो है जो नेट रिजल्ट आएगा वो आएगा 7.8। तो 7.8 को क्या बोलेंगे हम, प्राइस टू अर्निंग रेशियो। तो ये प्राइस हो गई और ये प्राइस हो गई डिवाइडेड बाय द अर्निंग्स हो गई, तो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है 7.8, यानी कि इसका 8 रुपीज का अर्निंग्स पर शेयर का इसका प्राइस टू अर्निंग्स है 7.8, यानी कि 8 रुपीज। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, कभी भी कोई शेयर लेना होता है तो हम उस शेयर के सारी की सारी उसके पीयर ग्रुप को देखते हैं। तो यहां पर ये जो सारा का सारा इसका पीयर ग्रुप है, ये सारा जो यहां से लेके यहां तक ये सारे जो है इसके पीयर ग्रुप हैं। तो पीयर ग्रुप में हम देखते हैं, जब इसमें पीयर ग्रुप देखते हैं तो पीयर ग्रुप के लिए हम देखते हैं कि इंडस्ट्री की जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है वो है 29.2। तो सारी इंडस्ट्री अगर ये हम सारे के सारे ले लें और इनकी सारी की सारी अर्निंग्स पर शेयर ले लें और इनको इनकी इक्विटी से डिवाइड कर दिया जाए, तो जो आपके पास एवरेज आएगा वो आएगा 29 रुपीज, 29 अर्निंग पर शेयर। तो हम ये देख रहे हैं कि हमारा अगर हम कोई शेयर लेते हैं तो वो इज कोटिंग एट फार लेसर रेट देन द एवरेज रेट, देन देयर इज ऑलवेज स्कोप कि भाई ये जो है ऊपर जाएगा, यानी कि इसके पास स्कोप है। अगर ये अर्निंग पर शेयर सारी इंडस्ट्री की 30 है और ये 8 पर कोट हो रहा है, तो 8 की अर्निंग पर शेयर, तो इसके मतलब इसका जो है 3 टाइम मोर पोटेंशियल है जाने के लिए, यानी कि 200 रुपए की जगह ये 600 रुपए जाएगा, तब इसकी जो है अर्निंग्स 24 की अर्निंग्स जाएगी। तो ये अगर यहां पर इसमें पोटेंशियल बहुत है। आप ये देखो कि भाई कई इसमें जब आप लास्ट देखोगे प्राइस टू अर्निंग रेशियो, कई जो है जैसे एक रोसारी बायोटेक है, रोसारी बायोटेक जो है अर्निंग पर शेयर जो है इसकी प्राइस टू अर्निंग रेशियो है 40। और एक ये देखिए अब आप विष्णु केमिकल ये जो आ रहा है हमारे पास, अब मैं आपको दिखाता हूं कि भाई आपको जो भी कोई शेयर देखना हो तो उसकी इंफॉर्मेशन आपको कहाँ से सबसे बेस्ट मिलेगी। आपको जो इंफॉर्मेशन वो अगर आप गूगल में जाओगे तो आपके पास एक इकोनॉमिक टाइम्स की जो है वो क्वार्टरली रिजल्ट्स देखना, और इकोनॉमिक टाइम्स वाली साइट पे जाना, वहाँ पर आपको जो है सबसे अच्छे रिजल्ट्स दिखेंगे। इसमें आपके पास क्वार्टरली रिजल्ट्स अभी मैं आपको देखो डिस्प्ले कर रहा हूँ, ये है तिरुमलाई केमिकल्स के, ये दिसंबर 21, सितंबर 21, जून 21, मार्च 21, दिसंबर 20, सितंबर 20, जून 20, मार्च 20 और दिसंबर 19 और सितंबर 19। इसी तरह से ये जो है हम अप्रॉक्सीमेटली जिसके शेयर की भी स्टडी करेंगे तो एक 4 क्वार्टर्स का तो हम करेंगे ही करेंगे स्टडी, और इन 4 क्वार्टर्स में हम ये देखेंगे कि भाई इन कंटिन्यूसली सेल्स इंक्रीज कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं, और दूसरा जो है प्रॉफिट्स इंक्रीज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और सेल्स जो इंक्रीज कर रही हैं वो नॉट इन कंपैरिजन टू प्रीवियस क्वार्टर बट इन कंपैरिजन टू द कॉरस्पॉन्डिंग क्वार्टर ऑफ द प्रीवियस ईयर, उसके साथ आपको कंपैरिजन करना है। और ये जो अपने साइट्स हैं इसमें जो हम देते हैं ये सारे इंफॉर्मेशन, आप ये इंफॉर्मेशन ये देखिए, इसमें इंफॉर्मेशन होती है नेट सेल्स, टोटल इनकम, फिर इसका एक्सपेंडिचर बता देते हैं
कि कितना एक्सपेंडिचर है, कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल्स, परचेज ऑफ ट्रेडेड गुड्स, एम्प्लॉयज कॉस्ट, इंक्रीज डिक्रीज इन स्टॉक्स, डेप्रिसिएशन, अदर एक्सपेंसेस, प्रॉफिट बिफोर अदर एक्सपेंसेस, अदर इनकम, प्रॉफिट एंड लॉस और इंटरेस्ट, फिर प्रॉफिट एंड लॉस बिफोर एक्सेप्शनल आइटम्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, देन फिर टैक्स, फिर उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस आफ्टर टैक्स, फिर इसके बाद ईपीएस, और इसकी ईपीएस आ जाती है। तो ये जो सारी चीज़ें हो जाती हैं, ये क्वार्टर टू क्वार्टर एनालाइज करनी होती हैं आज की डेट में। तो यू विल अराइव एट अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ अ शेयर, कि भाई आप इस डिसीजन पर अराइव एट करते हो कि भाई आपने ये शेयर लेना है कि नहीं लेना है। इसके अलावा एक और जो है साइट है वो है स्क्रीनर। तो वो स्टॉक स्क्रीनर जो है वो भी बहुत अच्छी साइट है। वो जब आप एक उसको टाइप करते हो एक पर्टिकुलर शेयर को, तो वो आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे देता है, जिसमें और सारी चीज़ें, जैसे हमारे पास, हमें पता है कि इसके अलावा जो है हमारे पास क्या चीज़ें चाहिए होंगी। हमारे पास तीन चीज़ें हमारे को बहुत ज़रूरी चाहिए होंगी। एक तो हमारे को चाहिए होगा प्रॉफिट एंड लॉस, एक बैलेंस शीट, और क्वार्टरली रिजल्ट्स। ये तीन चीज़ें तो बड़ी मस्ट हैं। इन तीनों चीज़ों को ही पढ़ के हम जो है ट्रेंड एनालिसिस कर सकेंगे। और चौथा जो है हम इसका देखेंगे ग्राफ। तो हमारे पास जो है ग्राफ, ईयरली ग्राफ चेक करेंगे। ईयरली ग्राफ अगर हम चेक करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पर ही ले जाते हैं, ये आप ये देखिए, ये ग्राफ है तिरुमलाई केमिकल्स का। तो तिरुमलाई केमिकल्स का जो ग्राफ है, और ये है ओवर अ पीरियड ऑफ, ये देखो ये पीरियड हम ले रहे हैं 2018, 2019, 2020, 2021, 2022। तो ये जो है ग्राफ से आपको जो है ट्रेंड्स मिलेंगे, और ग्राफ से ही आपको जो है उसको फिगर्स मिल जाएंगी कि भाई ये कब इसने डिप किया, कब इसने ऊपर गया, और क्या रीजंस थे। अगर डिप किया तो क्या रीजंस थे, अगर आप देखोगे तो 19 में और 20 में इसका जो है बड़ा लो था। ये था बिकॉज ऑफ द कोविड सिचुएशन, और इसके बाद एकदम इसका इंक्रीज किया है। तो ये सारी चीज़ें जो फैक्टर्स हैं आपको देखने पड़ेंगे कि एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर्स क्या हैं, क्यों इसमें जो है इंक्रीज या डिक्रीज की है। फिर हमारे को ये भी देखना है कि भाई क्या इनके जो है मार्जिन्स जो हैं वो इंक्रीज कर रहे हैं, और अगर मार्जिन्स डिक्रीज कर रहे हैं तो क्यों डिक्रीज कर रहे हैं। क्या रॉ मटेरियल कॉस्ट एक्सेप्शनली ज़्यादा बढ़ गई है, क्या ये रॉ मटेरियल कॉस्ट को अपने जो है एंड प्रोडक्ट में क्या वो पास ऑन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। और इसके साथ साथ ही आपको क्या करना है, इसके ट्रेंड एनालिसिस के साथ साथ आपको नेक्स्ट 2 ईयर्स का जो है इसकी प्रोजेक्टेड बनाना है। आपको प्रोजेक्शन देनी है सेल्स की, कि भाई इसमें कितनी इसकी सेल होगी, और कितनी ही हमारे पास परसेंटेज प्रॉफिट है आएगा। तो अगर आप वो प्रोजेक्शंस इंटरपोलेट करते हो और उन प्रोजेक्शंस को डालते हो, उन प्रोजेक्शन के बेसिस पर जो है आप अपना डिसीजन लोगे कि भाई आपने जो है इस शेयर में एंटर करना है कि नहीं एंटर करना है। तो ये सारी चीज़ें जो है मैंने अभी आपको एक्सप्लेन करी हैं। और नेक्स्ट टॉपिक जो है वो मैं लूँगा, वो विद रिस्पेक्ट टू डेट फंड्स लूँगा, और विद रिस्पेक्ट टू म्यूचुअल फंड्स लूँगा, उनके एनएवीज क्या होते हैं, एंड हाउ यू शुड चूज़ अ फंड, और कैसे उस फंड की परफॉर्मेंस होगी। सो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई होप कि ये जो है आपको वीडियो जो है ये काफ़ी यूजफुल होगी फॉर योर गोइंग अहेड इन योर जॉब्स। थैंक यू।